एवरीवन, वेलकम टू श्रेय एकेडमी। आज हम लोग सीडीपी का नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीडीपी का प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। 2018 का पेपर हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पेपर क्या है? आनुवांशिकता और पर्यावरण के भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, आनुवांशिकता क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहेवियर या अच्छाइयाँ, बहुत सारे जो गुण होते हैं, जीन्स होते हैं, हमें अपने फोर फादर से मिलते हैं, पिछले कई जनरेशन से बच्चों में आती हैं। तो वो सब चीज़ें आनुवांशिकता में आती हैं। और पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण जो होता है कि जो बच्चा अपने घर में अपने अपने मदर फादर फैमिली के अदर मेंबर से सीखता है, आसपास पड़ोसी से सीखता है, स्कूल में जाता है, फिर उसका जो ग्रुप होता है उससे सीखता है। तो एक बच्चे के कंप्लीट विकास में दोनों का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आनुवांशिकता भी इम्पोर्टेंट होती है और पर्यावरण भी होता है। ठीक है, तो विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है, तो उसमें हम लोग ये है। और दूसरा ऑप्शन है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जीन्स भी रोल इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट इन जो इन्वायरमेंट होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छी देखभाल, पौष्टिक आहार बच्चे के अच्छे किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो जेनेटिकल होती है और जन्म से होती है, वो ठीक नहीं हो पाती हैं। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, ऐसा नहीं है। सिर्फ बच्चा एक भाषा भी सीखता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें, अच्छी आदतें भी सीखता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है जो अपने इन्वायरमेंट से सेप अप होता है। तो पहला ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, और हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो इसमें देखिए, पहला है ऑप्शन है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो देखिए, इसका जो पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन है वो सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि उनके सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। जो उनके सिद्धांत के अपोजिट होगा वही सही होगा इस क्वेश्चन में। तो निरंतर अभ्यास अधिगम नहीं होती है। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन विल बी राइट यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार की विकास, अहम मान्यता और अनुत्क्रमणीयता। तो देखिए, आप पूर्व सबसे पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पूर्व संक्रियात्मक विचार क्या होता है। तो देखिए, ये जो बच्चा होता है वो एक टाइम पर अगर आपके घर में छोटा बच्चा होगा तो आप लोग ध्यान देंगे तो ये देखेंगे कि बच्चा एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर पाता है, दूसरे चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो उस चीज़ को वो देख पाएगा, लेकिन उस लंबाई का परिवर्तन जो हो रहा है उसकी ऊंचाई पे क्या असर आएगा उसको उस भी समझ नहीं पाता है। तो इसको पूर्व संक्रियात्मक विचार करते हैं। ठीक है, तो एक टाइम पे एक समस्या के एक ही पहलू पे ध्यान देना क्या होता है? एक टाइम पे एक समस्या के एक पहलू ध्यान देना। ये क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक विचार होता है। ठीक है,
तो जैसे लंबाई में अगर परिवर्तन हुआ तो उसका ऊंचाई पे क्या असर पड़ेगा उसको वो समझ नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुत्कमणीयता। तो देखिए इसका सेकंड ऑप्शन विल बी राइट, क्योंकि प्रतीकात्मक विचार का विकास इसमें नहीं आता है, इसकी सीमा के बाहर होता है। ठीक है, बाकी बच्चा ध्यान तो केंद्रित करता है, केंद्रित करने की बच्चे में केंद्र होता है, लेकिन वो दूसरे पहलू पे ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग जानते हैं कि खेल का बच्चों के विकास में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, उनसे शरीर भी उनकी मजबूत होती है, फिर उनके समय का सदुपयोग होता है, फिर वो एक नया स्किल भी डेवलप कर पाते हैं, जैसे क्वेश्चंस में दिया गया है। तो ये भी सही है। देखिए और ये नए कौशल भी सीखते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित भी करता है। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ जो नहीं है के अलावा, कि जो खेल से नहीं मिलता है, वो चीज़ है कि यह समय बिताने का सुखद तरीका। जी हाँ, नहीं, ये समय बिताने के सुखद तरीके में खेल का नहीं होता, ये स्किल बढ़ाने में आता है, शरीर निपुण बनता है, कुछ अच्छा आप बहुत क्रिएटिव चीज़ सीख पाते हैं, जिसका अपनों लाइफ में, आपके विचारों में, आप कंप्लीट जो लाइफ के प्रति जो ओरिएंटेशन होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि एक्सरसाइज है, और मतलब कंप्लीट एक बच्चे के लिए मैं तो मानती हूँ कि स्पोर्ट्स बहुत नेसेसरी है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? पहला है कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? दोनों गलत है। क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये दिखाता है कि ये बच्चा गंभीर है, अपने एजुकेशन के प्रति उस चीज़ को कई तरीके से सोचने का प्रयास भी कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग सिक्स क्वेश्चन को देखेंगे। सिक्स क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। देखिए जहाँ भी हम लोग बात कर रहे हैं लर्निंग की, तो जहाँ भी लर्निंग बाय डूइंग होता है, बाय डूइंग, वो प्रगतिशील, देखिए शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि लर्निंग बाय डूइंग हो। जब बच्चे छोटे होते, प्राइमरी लेवल में होते हैं, तो वो क्या होता है कि बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं और लेटेस्ट साइंटिस्ट होते हैं, इसीलिए वो जब वो हर चीज़ को देखिए, बहुत क्यूरोसिटी भी उनके अंदर, तो हर चीज़ को देखते हैं, नई चीज़ को तो छूते हैं, देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो जहाँ भी एक्टिविटी शामिल होता है, तो वहाँ पे करके सीखना, परियोजना विधि, मतलब ये स्ट्रेटजी भी शामिल होता है कि जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स उन्हें स्ट्रेटजी के तहत हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखाते हैं, और सहयोग भी सीखते हैं। टीचर स्कूल में होते हैं तो छोटे बच्चों के जो टीचर्स होते हैं बहुत सहयोग भी करते हैं उनको सीखने में। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है प्रगतिशील शिक्षा के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, बाकी रैंकिंग, दिस इज़ नॉट गुड थिंग। छोटे बच्चों के एजुकेशन में रैंकिंग का कोई मैटर नहीं होता है, अननेसेसरी का ये सब प्रेशर है। ठीक है, बच्चे सीखें बट पॉजिटिव तरीके से सीखें, उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। ठीक है, तो ये बच्चों को लेबलिंग, छात्रों की लेबलिंग, ये भी सही नहीं है। परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, जहाँ भी रैंकिंग लेबलिंग की बात आ जाती है तो उस ये ऑप्शंस गलत होते हैं। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो देखिए
अब शिक्षा स्वयं ही जीवन है, ये भी ये प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें है कि स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ठीक है, बट कंप्लीटेड नॉट राइट, ठीक है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। स्कूल की शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ये ऑप्शन बेस्ट है। क्योंकि देखिए हमेशा जो स्कूल एजुकेशन हो पॉलिसी जो एजुकेशन बनाती है उसका हमेशा प्रयास रहता है कि स्कूल को होम से जोड़ा जाए, समाज से जोड़ा जाए। तो एजुकेशन वही अच्छी होती है जो समाज से जोड़ सके, बच्चे को नेचुरल तरीके से डेवलप कर सके, तो वही एजुकेशन प्रगतिशील एजुकेशन होती है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, इसके साथ हम लोग जाएंगे। अब हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोलबर्ग ने सिद्धांत दिया हुआ था, तो उनमें से उनके सिद्धांत में से ये ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सा सिद्धांत माना जा सकता है उनके सिद्धांत के अनुरूप है। तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। ये ऑप्शन सही है कि इनके जो सिद्धांत था कोलबर्ग ने दिया था उसमें बहुत सारी विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। हम लोग जब सीडीपी के क्लासेस करेंगे, बहुत जल्दी मैं मैराथन लाने वाली हूँ, तो इस बीच में हम लोग सारे जो सिद्धांत हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो वीडियो देख सकते हैं, 1-2 दिन के अंदर मैं उसकी मैराथन क्लासेस डालने वाली हूँ, ठीक है। तो उसमें हम लोग पूरा डिटेल, पूरा जो सीडीपी के सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, ऐसा नहीं है। उनका विश्वास है कि बच्चा नैतिक दार्शनिक, ऐसा भी नहीं। तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है क्या? उस चरण को जब बच्चा अधिकतम विकास संभव है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकता है। और फोर्थ ऑप्शन है कि उस सीखने की बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो देखिए ये जो चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए कि ये निकटवर्ती विकास क्या होता है। तो जोन आप इसको इंग्लिश में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, और यह लेव बायस्की द्वारा दिया गया था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं निकटवर्ती विकास को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, ये किसने दिया था आपको पता रहनी चाहिए। लेव बायस्की ने दिया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में जेडपीडी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म जेडपीडी, ठीक है। इसके अनुसार होता है कि बालक वरिष्ठ जन की सहायता से किसी भी कार्य को करने में समर्थ होता है। अगर इसके कहने का जोन अप्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटवर्ती विकास कहता है कि कोई भी बच्चा कुछ भी सीख सकता है अगर उसको सहायता की जाए। अगर बड़े लोग वरिष्ठ जन की सहायता से किसी भी कार्य को सीखने में समर्थ होता है, ठीक है। बच्चा किसी भी कार्य को करने में समर्थ होता है।
ठीक है। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है इसको लेव बायोस्फीयर ने दिया था, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसमें जो ऑप्शन होगा कि ये एक संदर्भ में जिसमें बच्चे सहयोग से सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक उभयलिंगी लिंगी व्यक्ति स्त्री, इसको ऑप्शन है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, ऐसा नहीं है, गलत है। इनमें आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों की समायोजन होता है। जी हाँ, थर्ड सेकंड ऑप्शन विल बी राइट कि उभयलिंगी व्यक्तित्व वही होता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब 11th नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग जाएंगे। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाएं ग्रहण बच्चा किससे कर सकता है? तो देखिए, समाज के साथ भी करता है, ठीक है, संस्कृति से भी करता है, मीडिया से, जो मैं टीवी से, दूरदर्शन से जो भी देखूँ तो उसमें भी पता चलता है कि हाँ ये मेल है, फीमेल है, या जो हाँ, उससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं टीवी से एक बच्चे को देखने से। लेकिन ट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता है जो आपको ये बताया कि इसमें एक पर्टिकुलर मेल और फीमेल के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि को छोड़कर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 12th नंबर क्वेश्चन की। तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह एक है। तो पहले हम लोग समझ लेते कि मानकीकृत परीक्षण होता है क्या है। देखिए, मानकीकृत परीक्षण जो होता है वो मानकीकृत मतलब मानक हो, जो वैध हो और विश्वसनीय होता है, उसको मानकीकृत परीक्षण बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो भाषा होती है वो आसान से मध्यम होती है और ये परीक्षण प्रगति को बताता है। तो इसके अनुसार हम लोग अब चेक करेंगे ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं। ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। इनकी भाषा को समझना मुश्किल है, गलत है। परीक्षण बड़े आबादी पे लागू नहीं किया जाता है, ये भी गलत है। और वे बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, क्योंकि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक है कि वे मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं, ठीक है। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है? ऑप्शन है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, जी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत असर पड़ता है लेकिन कम्प्लीटली असर नहीं पड़ता है, ठीक है। ये भी नहीं, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, भी नहीं। तो देखिए, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, एक आधे बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, जी हाँ, ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। और बुद्धि कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। बुद्धि कई प्रकार के होते हैं, जिसमें देखो आईक्यू है, आईक्यू मतलब इमोशन, आईक्यू समझ के स्तर को बताता है, ठीक है। ईक्यू इमोशन कोसेंट होता है, ये जो इमोशंस को बताता है। देखिए, इमोशंस में होता है किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को बहुत प्रेम होता है, कोई बहुत सेंसिटिव होता है, कोई बहुत मॉडरेट होता है, तो ये इमोशंस कोशेंट्स बताता है। और जो आईक्यू होता है वो किसी बच्चे के समझ के स्तर को बताता है। जैसे कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तुरंत समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, तो ये आईक्यू है। ईक्यू क्या है? इमोशंस के स्तर को बताता है। एसक्यू क्या होता है? सामाजिक भागफल, समाज के जब सामाजिक मैटर्स होते हैं उसमें एक बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है, वो कैसे डील करता है, अपने को कैसे रखता है, तो ये सोशल कोसेंट में आ जाता है। और एक्यू क्या होता है? प्रतिकूलता भागफल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप लोगों को पता होनी चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करते हुए पढ़ें, अगर पेपर को सॉल्व करें तो दिस इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो उसमें है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे के सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में,
आवलिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उसके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइए कि क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं? बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ में समझते रहिए, अंडरस्टैंड करते रहिए, क्योंकि क्योंकि आपकी भी समझ से डेवलप होगी। क्योंकि जो सीटीपी सब्जेक्ट है वो मनोविज्ञान का सब्जेक्ट है, और बहुत सारी चीज़ जो रियलिस्टिक होती हैं, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से होती हैं। तो आप चीज़ों को अपने आसपास देखते होंगे अगर आपके घर में बच्चे होंगे, और इस तो बहुत सारी चीज़ों को आपको मतलब समझने से और ध्यान देने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है, पहले उसको समझना पड़ेगा। तो सतत मतलब क्या होता है? लगातार। और व्यापक मतलब बड़े लेवल पे जो मूल्यांकन होता है, तो उसको कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। यह जो मूल्यांकन होता है, ये नियमित चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि कक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती रहती है। मतलब सीखना, सिखाना और मूल्यांकन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, तो सतत का मतलब क्या है कि लगातार। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है तो धीरे धीरे उसकी लर्निंग प्रोसेस बढ़ती है, फिर बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाती है। तो ये क्या है? एक सतत प्रयास। इसमें क्या मतलब क्या है? इसका मतलब तो सीखना, सिखाना, मूल्यांकन दोनों साथ साथ चलते हैं। शिक्षक अनेक गतिविधियों और उपकरणों का इसमें प्रयोग करते हैं, माध्यम से प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि उनके बच्चों में क्या सीखा और एवं सीखने में कहाँ मदद की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक्चुअली उपकरणों का प्रयोग करने से पता चलता है कि बच्चे ने क्या सीखा और कहाँ पे वो लैग कर रहा है, तो हाँ, टीचर उसको कहाँ पे हेल्प कर सकता है। ये जो चीज़ होती है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन में आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी हम लोगों ने समझा। अभी इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि लर्निंग जो होती है वो सतत और व्यापक होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। जी हाँ, यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो यही पूछा कि मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, तो ये चीज़ है। फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती हैं क्या? आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, अनुशासित दिनचर्या। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग, क्योंकि एक बच्चे के कंप्लीट ग्रोथ में, विकास में उसके जीन्स और वातावरण दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिसमें है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। ठीक है, व्यवहार सिखाए। ठीक है, ये माहौल अच्छा होना चाहिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं, हीन भावना उनके अंदर नहीं पनपनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। मतलब ऑप्शन में बोल रहे हैं कि उनके जो सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे बेस्ट है, क्योंकि बच्चे को जो भाषा ज्ञान और सांस्कृतिक वैल्यू है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको यूज करने से क्या होगा कि उस बच्चों को जो मोटिवेशन मिलता है, और वो फिर अपने आप को सबके बराबर समझने लगते हैं और मेहनत करने के लिए भी वो मोटिवेट होते हैं। तो ये जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के साथ बहुत ध्यान ध्यान से उनको डील करना पड़ता है,
क्योंकि वो ऑलरेडी उनके मोरल बहुत डाउन होता है। वो बच्चे कहीं न कहीं बहुत सारे मैटर्स में लैग भी कर जाते हैं, तो ऐसे में उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को यूज़ करने से मोटिवेशन बढ़ता है। और फिर उनके साथ बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा सकती है, बट बेस्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, ठीक है? उनके साथ अच्छा व्यवहार सीखना लोग करें, तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मानवता का ये पहला रूल है कि हम सब लोग बराबर हैं। तो समानता की भावना ने तो हमारे डेमोक्रेसी में हमको पावर दी गई कि सब लोग बराबर हैं, सबको समान भावना, सबको सम्मान मिले। उनकी भाषा के प्रयोग को हतोत्साहित करना गलत है बिल्कुल। और बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों को वर्गीकृत करना फिर ये एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है? तो हम लोग सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। कहाँ पे हस्तक्षेप निर्भर करता है? कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित हो और प्रेरक निर्देशन तरीके के प्रयोग उपयोग हो। जी हाँ, पहला कि शिक्षक का द्वारा अनुकूलित हो, शिक्षक को जो ठीक लगे, अनुकूल लगे, और प्रेरक निर्देशन दिया जाए तरीके के उपयोग पे, जो तरीका हो वो सही होना चाहिए, ठीक है? उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर नहीं, गलत। उन्हें प्रतिस्नेही होने के नाते पे उन्हें अन्य बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर नहीं। ये सारे ऑप्शंस गलत होंगे और फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। अति संवेदनशील बच्चे के सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये तो सही है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेशकश, सही है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, ये भी ठीक है। और बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, जी हाँ, गलत है। तो यही चीज़ पूछा गया क्वेश्चन में, कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ये चीज़ कभी भी बच्चे को फटकार लगाना ये सही तरीका नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा गया कि उपयुक्त तरीका नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। आज अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो अलग अलग पैटर्न से सोचते हैं। वो किस तरह के बच्चे होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। विकलांग होते हैं, डिसलेक्सिक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, या प्रत्यास्थी होते हैं? नहीं, सृजनात्मक। जो अलग अलग पैटर्न से सोच वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत सृजनात्मक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है? अब हम लोग 21 क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया को चर्चा करना, ठीक है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहना, ये भी सही है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों वाले शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, ये गलत है। ये किसी समस्या को हल करने का तरीका नहीं है। तो यही क्वेश्चन में देखिए, आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब क्वेश्चन को सीधे नहीं पूछा गया है समस्या हल करने का तरीका क्या है। ये क्वेश्चन पूछ रहे समस्या हल करने का तरीका नहीं है, मतलब क्या है कि हमें सीधे क्वेश्चन पूछे उल्टा पूछा गया है, और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि नहीं पे मोस्टली लोगों का ध्यान नहीं जाता है और फिर वो ऑप्शन गलत लगा के आ जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत मतलब केयरफुली आप लोग देखिए और देखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में, और उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है? तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट, क्योंकि ये तरीका नहीं होता है कि समस्या को हल करने का। अब हम लोग देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो देखिए संवेग क्या होता है? संवेग क्या होता है? इमोशन होता है। जैसे प्रेम है, क्रोध है, डर है, तो ये क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं। आप लोगों को पता रहना चाहिए कि संवेग मतलब इमोशन। जैसे आपका लव है, फियर है, ठीक है।
ये सब चीज़ें क्या होती, संवेग होता है। और जैसे और संवेग में क्या होता है कि इंसान का ना जो रिएक्शन वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लो आपको गुस्सा आता है तो आपका क्या होता है, बीपी बढ़ जाएगा। आपका आप और भी गुस्सा करने लगते, चिल्लाने लगते हैं, तो क्या होगा कि आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल जो बिहेवियर होता है आपकी बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। संवेग एक इमोशंस होता है। जैसे हम जब कुछ यादें आती हैं तो कई बार हम डर जाते हैं, पुरानी यादें होती हैं। तो ये क्या है, डर, लव, गुस्सा, ये सब चीज़ क्या है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इमोशंस होती हैं। ठीक है, इसको संवेग बोलते हैं। देखिए, स्मृति नहीं है, ध्यान, उत्तेजना नहीं, तो सेकंड ऑप्शन डर जो होता है ये इमोशन होता है। ठीक है। 23 है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो देखिए, उसमें पहला ऑप्शन कि बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। नहीं, बच्चे जो भी देखते हैं, बच्चे लिटल साइंटिस्ट होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, देखिए, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। कभी भी उन्हें मूर्ख समझने की गलती ना करें। ठीक है। वो जो भी देखते हैं बहुत क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ को बहुत डीपली करके छू के करके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अगर बच्चे को कुछ नहीं पता है तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, कहने की उसके इन्वायरमेंट में या उसके घर वालों की गलती होती है। ठीक है। तो इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करके हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, नहीं, गलत है। बच्चे का दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित, जी हाँ। बच्चे ने वही देखा है कि दूध बूथ से वो दूध खरीद के ला रहा है, खरीदते हुए देखा हुआ है, तो उसका वो अनुभव बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, ऐसा नहीं है। और बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरित वातावरण प्रदान नहीं करता, ये भी गलत है। ठीक है। तो बच्चे का अनुभव है, बच्चे जो देखते हैं उसी से सीखते हैं। हम जो सिखाते हैं उससे नहीं सीखते हैं। तो हमेशा बच्चे अपने लर्निंग से, अपने अनुभव से सीखते हैं। तो उस बच्चे ने वही देखा है तो इसलिए उसको ऐसा लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन जो है सीधे पूछा है कि शिक्षक की भूमिका सबसे बेस्ट किस में होती है। और अभी क्वेश्चन घुमा दिया कि कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन नहीं करता है, तो क्वेश्चन घुमा दिया जाता है। मोस्टली हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। तो आप लोग बहुत केयरफुली क्वेश्चन को देखिएगा, फिर उस हिसाब से ऑप्शंस को टिक करिएगा। तो कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, नहीं। पाठ्य पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना पर महत्वपूर्ण है। ठीक है। आराम के लिए जगह देना बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। आप लोग बताइए कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। मोस्टली सब में कुछ कुछ अच्छाइयाँ हैं जो ऑप्शंस दी गए हैं कि अनुशासन भी होना चाहिए, पाठ्यक्रम को सही टाइम पे पूरा करना चाहिए ताकि दोहरान, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। हमेशा जहाँ भी लर्निंग वहीं हो सकती है ना जहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट हो। लर्निंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अच्छा इन्वायरमेंट हो। लर्निंग, गुड इन्वायरमेंट। गुड इन्वायरमेंट हो जिसमें बातचीत हो। ठीक है। गुड डिस्कशन हो जहाँ पे।
जहाँ पे डिस्कशन हो, जहाँ पे सबको मौका मिले क्लास में, जिसका सबका इन्वॉल्व, जहाँ सबका इन्वॉल्वमेंट हो। इन्वॉल्वमेंट हो, तो ऐसे में जो जो लर्निंग होती है वो बेस्ट होती है। एज और हमेशा शिक्षक और शिक्षार्थी का हमेशा रिलेशन भी हमेशा सौहार्द भरा होना चाहिए, ताकि बच्चे कंफर्टेबल तरीके से पूछ सके टीचर से, और टीचर भी अपने संवाद से उनको कंफर्टेबल रख सके और उनके सारे जो समस्याएं हैं, उनका समाधान कर सकें। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। अब हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को पहुंच से परे हो। जी नहीं, बच्चे के पास हमेशा जब क्लास की सारी चीज़ें मिलेंगी और वो करके सीखेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तभी वो लर्न कर पाए। तो समृद्ध शिक्षा वही होती है जिसमें ना बच्चे को आप इन्वॉल्व कर सकें, जिसमें बच्चे एक्टिविटी कर सकें। मैंने बोला था ना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय बाय डूइंग बहुत इम्पॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए सीखने में। तो वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने, जी हाँ, खुली गतिविधि कोने हों, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक पे सेल्फ पे रखी हों, जी हाँ, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं। ये बेस्ट होता है कि जहाँ पे बच्चा सीख सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। वे एक राज्य और राष्ट्र में अधिगम की एकरूपता को बनाए रखते हैं। नहीं, वे अध्यापन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता के मार्गदर्शन करते नहीं, ऐसा नहीं है। वे संसाधन रहे संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री जो होते हैं, जैसे बच्चों को लर्निंग में क्या होते हैं, बहुत सारे चीज संसाधन दिए जाते हैं स्कूल में, तो वो जो संसाधनों में से और संदर्भ सामग्री में से एक है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। क्या समझ से प्राप्त की है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। पहला, थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे, रचनावाद प्राप्त की है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वो अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल में आते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा, गलत। हमेशा बच्चों में ये एग्जाम लेना, मूल्यांकन करना, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है बच्चों के लर्निंग में। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ये जो फोर्थ ऑप्शन है कि हमेशा एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो बच्चा है वो स्कूल को घर से और अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जोड़ सके, तो वो लर्निंग सबसे बेस्ट होती है। तो इसमें क्या है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। जी हाँ, जब ऐसा इन्वायरमेंट क्लास में दी जाती है कि बच्चे आपस में डिस्कस कर सकते हैं किसी टॉपिक पे, तो उससे जो लर्निंग आती है ना, वो बहुत अच्छी, वही सबसे बेस्ट लर्निंग मानी जाती है, क्योंकि बच्चा अब स्कूल की जो लर्निंग को है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाता है। तो हमेशा रियल स्कूल एजुकेशन शुड बी रियल लाइफ कनेक्शन। ठीक है, एजुकेशन शुड बी connected with
रियल लाइफ। ठीक है, रियल लाइफ में वो घर से जुड़ेगा, होम प्लस इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट में उसका पड़ोसी आ गया, उसके फ्रेंड्स आ गए हैं, आपका सब कुछ आ गया, मतलब घर के अलावा जो भी आपके स्कूल है, घर है, बाहर है, पड़ोसी हैं, सब कुछ है। तो एजुकेशन शुड बी कनेक्टेड विद रियल लाइफ, तो वो एजुकेशन सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, चुप्पी साधे रहने में गलत है, शिक्षकों को निर्देश देने में गलत, बच्चों को पाठ रट कर याद करने में, कभी भी रोट लर्निंग सपोर्ट नहीं करता है। हमेशा किसी चीज़ को रट रट कर याद करना ये सही प्रोसेस नहीं होता है। हमेशा अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी बच्चे का एजुकेशन है, हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए, रियल लाइफ से कनेक्शन होना चाहिए। शिक्षकों को निर्देश देने में नहीं, चुप चुपचाप शांत बच्चा बैठे है क्लास में, उसको कोई रिएक्शन ना हो, कोई क्वेश्चन ना हो, तो ये सही नहीं है। तो हमेशा अधिगम वातावरण में एक अनुशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा, किस तरह की मदद करता है? बच्चों, अनुशासन जो होता है बच्चों को अपनी शिक्षा को नियमित करने में और मॉनिटर करने में, ये फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होंगी। ओके, थैंक यू सो मच।